नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का नेशनल न्यूज में। तो चंडीगढ़ में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने समर्पण पोर्टल लॉन्च किया है। साथ ही हुनर ऐप की भी लॉन्चिंग हुई। सीएम मनोहर लाल ने विदेश सहयोग विभाग की वेबसाइट भी लॉन्च की है। 25 सितंबर इसको हम कई वर्षों से समर्पण दिवस इस नाते से मनाते हैं और ये दिवस दो हमारी महान विभूतियां हैं जिनके जन्म यानी जयंती का ये दिन होता है, जिसमें जैसा बताया अपने दीनदयाल जी उपाध्याय जो आज़ादी के समय से पहले उनकी एक बहुत बड़ी एक वैचारिक भूमिका रही और आज़ादी के बाद संगठन की संगठनात्मक एक प्रकार से जो उनका कला कौशल था उसके कारण से उन्होंने पूरे देश में संगठन को भी खड़ा किया। चौधरी देवीलाल जी ये भी आज़ादी के आंदोलन से जुड़े रहे और अंत में देश के गरीब किसान मजदूर उनके उत्थान के लिए शासन में आने के बाद भी बहुत सी योजनाएं उन्होंने चलाई। वह पंजाब में नए मंत्रिमंडल विस्तार के लिए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी लिस्ट तैयार कर ली है। पंजाब कैबिनेट के नए मंत्रियों की लगभग लिस्ट तैयार हो गई है। बताया जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर के करीबी 5 मंत्रियों की कर दी गई है। इसके अलावा 8 मंत्री वापसी करने वाले हैं। नई कैबिनेट में 6 नए मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। पंजाब मंत्रिमंडल में मनप्रीत बादल, विजयेंद्र सिंगला, राजिया सुल्तान, ब्रह्म मोहिंद्रा, अरुणा चौधरी, भारत भूषण, तृप्त राजेंद्र बाजवा और सुख सरकारिया की वापसी हो सकती है। मंत्री पद पाने वालों में अमरिंदर सिंह राजा, संगत सिंह गिलजिया, परगट सिंह, काका रणदीप सिंह, राजकुमार वेरका, कुलजीत नागरा, गुरकीरत कोटली और राणा गुरजीत शामिल हो सकते हैं। हालांकि अंतिम फैसला लिस्ट आने के बाद ही पता चलेगा। और अब बात मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर भोपाल में श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। इस योजना का लक्ष्य रहेगा कि चिन्हित करके जिन लोगों के पास रहने की जगह नहीं है उन्हें रहने की जमीन का टुकड़ा उपलब्ध कराए जाए। उन्होंने कहा कि वैसे भी आजकल हम जमीन माफियाओं से जमीन को छुड़ा रहे हैं। मैं उद्घोषित कर रहा हूं एक नई योजना, मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना। जिन गरीबों के पास पूरा मध्य प्रदेश सुन ले, मीडिया के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश सुन ले, गरीब भी सुन ले। अभियान चला के ऐसे सभी गरीबों को जमीन का टुकड़ा देके, अधिकार देके, पट्टा देके उस टुकड़े का मालिक बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं खबर लखनऊ से, जहां रिकॉर्ड वैक्सीनेशन पर सीएम योगी का ट्वीट सामने आया है। यूपी सरकार के प्रयास से 10 करोड़ का आंकड़ा पार हो गया है। 10 करोड़ लोगों को मिल चुका है सुरक्षा कवच, यानी कि वैक्सीनेशन में सबसे आगे उत्तर प्रदेश है। ये उपलब्धि स्वास्थ्य कर्मियों नागरिकों को समर्पित है। आप भी लगवाएं टीका, जीत का। तो उन्होंने सीधे तौर पर ट्वीट करते हुए कहा। हम आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या ट्वीट किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन व यूपी जीओवीटी के अथक प्रयासों को सुफल बनाया गया है। प्रदेश में 10 करोड़ से अधिक कोविड टीके के सुरक्षा कवच प्रदान किया जा चुका है। यह उपलब्धि प्रतिबद्ध स्वास्थ्य कर्मियों व अनुशासित नागरिकों को समर्पित है। आप भी लगवाएं जीत का टीका। वहीं प्रयागराज में ओवैसी का विरोध हुआ है। आपको बता दें कि हिंदू वाहिनी ने विरोध किया है। शास्त्रीय पुल से गुजरते समय विरोध प्रदर्शन किया गया। दरअसल आज ओवैसी का प्रयागराज में कार्यक्रम है, जहां सभा को संबोधित करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हिंदू वाहिनी ने विरोध किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, हिंदू वाहिनी ने विरोध किया है ओवैसी का। ओवैसी का कार्यक्रम है आज और पूरी ताकत लगाई गई है प्रयागराज में। ओवैसी के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उनके कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। लेकिन इस बीच प्रयागराज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने भारी विरोध किया है। ओवैसी जब गुजर रहे थे, जा रहे थे, उसी दौरान
विरोध किया गया। दरअसल विधानसभा चुनाव को लेकर AIMIM के द्वारा मजबूती से उत्तर प्रदेश में पैर जमाने की कोशिश हो रही है। जगह जगह सभा को संबोधित किया जा रहा है और ऐसे में प्रयागराज में आज कार्यक्रम है, लेकिन इस बीच जो खबर है, तस्वीरों में आप लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया है। आगे बढ़ते हैं, खबर लखनऊ से है। आम आदमी पार्टी का महिला सम्मेलन गांधी भवन में आयोजित किया गया है। आपको बता दें कि प्रदेश भर से हजारों महिला इस सम्मेलन में पहुंची। आप प्रदेश प्रभारी संजय सिंह सम्मेलन को संबोधित करते हुए नजर आए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, लखनऊ की ये तस्वीर है जहां पर संजय सिंह ने महिला सम्मेलन को संबोधित किया है। दरअसल प्रदेश भर से हजारों के तादाद में महिलाओं ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया और आम आदमी पार्टी भी बहुत मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है और इस कोशिश के तहत आज गांधी भवन में महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस आयोजन में प्रदेश प्रभारी संजय सिंह पहुंचे, सम्मेलन को संबोधित किया गया। आगे बढ़ते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय को देश आज याद कर रहा है। देश भर में आज उनकी 105वीं जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम दिग्गजों ने उन्हें नमन किया है। वहीं मेरठ में भाजपा से राज्य मंत्री सुनील भराला का भी परतापुर के उद्योगपुरा में भी खास प्रोग्राम रहा और इन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का परिवार से नाता रहा है। राज्य मंत्री सुनील भराला ने कहा कि पुराना नाता है दीनदयाल जी से हमारा और वहीं इस मौके पर कुछ श्रमिकों ने भी भराला का स्वागत किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को उनकी आज जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि और जिन्होंने इस देश के लिए अपने आप को बलिदान किया, आज उनकी जयंती के अवसर पर यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन इस सभागार में किया गया। उसमें जो श्रम कल्याण परिषद और श्रम विभाग की जो अन्य योजनाएं हैं उन सब का उल्लेख किया गया और उसके साथ में योजनाओं के साथ जो बहुत सारे नियम और योजनाओं के नाम, महापुरुषों के नाम, उस पर उल्लेख किया गया है और जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना है उसको साकार करने के लिए अभी जो हम सब इस देश के लिए कार्य कर रहे हैं, इस देश के नागरिक, वो सपना अभी अधूरा है। उसे पूरा करने के लिए संकल्प लिया गया कि उनका जो सपना था उसको पूरा करेंगे। आज इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता हुई। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर सीएम पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री आवास पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भारत की सनातन विचारधारा को युगानुकूल रूप में प्रस्तुत करते हुए देश को एकात्म मानववाद का मंत्र और समाज सेवा जैसी प्रगतिशील विचारधारा दी है और उनका संपूर्ण जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित रहा है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज 105वीं जयंती है और इस मौके पर डोईवाला के कई मंडलों के हर बूथ पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें नमन किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने राष्ट्र निर्माण के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया था। बीजेपी महिला मोर्चा की जिला मंत्री पूनम चौधरी ने कहा कि एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी जयंती पर शत शत नमन। उन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपना जीवन समर्पित कर दिया और उनके विचार देशवासियों को सदैव प्रेरित करते रहे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा हर बूथ पे हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर हर बूथ पे कार्यक्रम किया जा रहा है। हमें उनके पद चिन्हों पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाना है, क्योंकि वो एक समाज सुधारक, हमेशा हर वर्ग को आगे चलने वाले इंसान थे। उन्होंने भारतीय जनसंघ में अपनी पूरी
पूरा समय देके अब आगे बढ़ाया है। हमें उनकी रीति नीतियों पे आगे चल के हमें भारतीय जनता पार्टी को और संगठन को आगे बढ़ाना है। हम आज उनकी पुण्यतिथि पे अपनी पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। आज भारतीय हम जो भारतीय जनसंघ के जो संस्थापक रहे आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी का आज हम यहाँ पर प्रत्येक बूथों पर जाकर के उनकी आज जयंती मना रहे हैं और उनके जो विचार हैं उनको आत्मसात करते हुए जन जन तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उनकी अपनी एक सोच रही है कि अंतिम छोर पे खड़े व्यक्ति को, जो दलित है, शोषित है, पिछड़ा हुआ व्यक्ति है, उसको आगे बढ़ाने का। आज भारतीय जनता पार्टी उन्हीं की सिद्धांतों पर आगे चल करके आज पिछड़े वर्ग में, दलित वर्ग में उनके उत्थान के लिए अनेक जन कल्याणकारी कार्य कर रही है। वहीं नैनीताल से खबर है जहां पर आपकी रोजगार गारंटी यात्रा का शुभारंभ किया गया है। सरोवर नगरी नैनीताल से इसकी शुरुआत की गई है। कर्नल कोठियाल ने मां नैना देवी के दर्शन के बाद यात्रा की शुरुआत की। कठियाल ने बाबा साहब के मूर्ति पर माल्यार्पण किया। तल्लीताल से मल्लीताल तक निकाला गया है रोड शो और रोड शो में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी एक तरतीबवार कैंपेन चला रही है पूरे उत्तराखंड में और सबको समझाने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से जब हम सरकार में आएंगे तो कैसे जो बिंदु हम बोल रहे हैं उसको ज़मीन पे अमल करेंगे। और उसके लिए जगह जगह जाकर के पार्टी और पार्टी के कार्यकर्ता ये जो पॉइंट्स हैं लोगों को समझा रहे हैं, लोगों से एडवाइस ले रहे हैं कि किस तरीके से आप इसको और चीज़ों को बेहतर बनाएंगे। आज 300 यूनिट बिजली के बाद में जो आम आदमी पार्टी ने पहला कैंपेन चलाया था, आज एक बहुत बड़ा कैंपेन शुरू हो रहा है। रोजगारी देने के लिए जो बेरोजगार हैं उनके लिए उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी किस तरीके से अपनी सोच बनाती है और वो युद्ध जो कि इतना आसान नहीं है, और उसी के आशीर्वाद लेने के लिए आज देवी के। वहीं जातीय जनगणना पर अखिलेश के लगातार सवाल आ रहे हैं और उन्हें ट्वीट कर यूपी सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी सरकार ने जातीय जनगणना को ठुकराया है, ये कहते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग बीजेपी गिनना नहीं चाहती है, यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग को बीजेपी गिनना नहीं चाहती है। जनसंख्या अनुरूप हक नहीं देना चाहती है बीजेपी। और ये ट्वीट किया है अखिलेश यादव ने। आपको बता दें कि जातीय जनगणना को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी सरकार ने लंबे समय से चली आ रही ओबीसी समाज की जनगणना की मांग को ठुकराकर साबित कर दिया है कि वो अन्य पिछड़ा वर्ग को गिनना नहीं चाहती है, क्योंकि वो ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में उनका हक नहीं देना चाहती है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में जातीय जनगणना से इनकार करने पर देश में सियासी घमासान मच गया है। इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के रुख को देखकर अब विपक्षी दलों की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। आखिरकार जातिगत जनगणना को लेकर क्यों सियासी रार है, देखिए इस रिपोर्ट में। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर जातिगत जनगणना करवाने से साफ इनकार कर दिया है। केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में कहा गया है, सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011 में काफी गलतियां और अशुद्धियां हैं। केंद्र सरकार के इस हलफनामे को लेकर देश में सियासी घमासान मच गया है। बीजेपी के सहयोगी दलों के साथ ही विपक्षी दलों ने सख्त ऐतराज जताया है। बताया जा रहा है कि आने वाले समय में जातिगत जनगणना का मामला तूल पकड़ सकता है। दरअसल बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे का हवाला देकर बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि बीजेपी की ओबीसी राजनीति का खुलासा हुआ है। मायावती ने ट्वीट कर लिखा है, केंद्र सरकार की ओर से माननीय सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके पिछड़े वर्गों की जातीय जनगणना कराने से साफ तौर पर इनकार कर देना ये अति गंभीर व अति चिंतनीय, जो बीजेपी के चुनावी स्वार्थ की ओबीसी राजनीति का पर्दाफाश व इनकी कथनी व करनी में अंतर को उजागर करता है। सजगता जरूरी। वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर निशाना साधते हुए अपने समर्थकों से सामाजिक बहिष्कार की अपील की है। लालू प्रसाद यादव ने अपने ट्वीट में लिखा है कि जनगणना में सांप, बिच्छू, तोता, मैना, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, सियार समेत सभी पशु पक्षी, पेड़ पौधे गिने जाएंगे।
लेकिन पिछड़े अति पिछड़े वर्गों के इंसानों की गिनती नहीं होगी। वाह, बीजेपी आरएसएस को पिछड़ों से इतनी नफरत क्यों? जातीय जनगणना से सभी वर्गों का भला होगा, सबकी असलियत सामने आएगी। ये पहला मौका नहीं है जब देश में जाति आधारित जनगणना की मांग उठने लगी है। पिछली जनगणना 2011 के दौरान भी मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव और शरद यादव जैसे नेताओं ने ऐसी ही जनगणना की मांग की थी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी जाति आधारित जनगणना की मांग उठा चुके हैं। आपको बता दें कि देश में हर 10 साल में जनगणना होती है। जाति आधारित जनगणना की मांग हर जनगणना से पहले होती रही है। साल 2011 में आखिरी जनगणना हुई थी और अब 2021 की जनगणना होनी है। अब तक इसे कोरोना महामारी के कारण टाल दिया गया था, लेकिन अब केंद्र सरकार इस प्रक्रिया को शुरू करने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर जाति आधारित जनगणना की मांग पर ब्रेक लगा दिया है। बहरहाल जातिगत जनगणना के आधार पर ही सियासी पार्टियां अपना समीकरण और चुनावी रणनीति बनाने में लगी हुई हैं। ऐसे में सभी पार्टियों की दिलचस्पी दूसरे पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की आबादी में देखने को मिल रही है। हालांकि सियासी पार्टियां लोकसभा और विधानसभा सीटों पर केवल अनुमानों के आधार पर ही रणनीति बनाती रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो जातीय जनगणना को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। खासकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इसकी मांग की है और अब अखिलेश यादव लगातार ट्वीट के जरिए बात कर रहे हैं। लेकिन हर बार ये बातें उठती तो है लेकिन मानी नहीं जाती। इसके कारण इसके पीछे का कारण क्या है, ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो कासगंज में डेंगू और वायरल फीवर ने अपने पैर पूरी तरह से पसार दिए हैं। जिला अस्पताल में बनाए गए डेंगू के वार्ड पूरी तरह से फुल नजर आ रहे हैं। गांव-गांव डेंगू की चपेट में आ गए हैं। जिला अस्पताल में डेंगू से पीड़ित 38 मरीज भर्ती हैं। आने वाले मरीजों के लिए जिला अस्पताल के इन वार्डों में अब कोई जगह नहीं है। जितने मरीज जिला अस्पताल में भर्ती हैं उससे कई गुना मरीज प्राइवेट अस्पताल पर निर्भर है। गांव का हर एक सदस्य डेंगू से पीड़ित है। अब तक की जो संख्या आ रही है, अब तक लगभग कई लोगों की मौत हो चुकी है और डेंगू से इस वक्त लोग काफ़ी परेशान हैं। जैसा आप सब लोगों को मालूम है कि ये वायरल फीवर चल रहा है, उसमें वायरल फीवर में टाइफाइड भी है, मलेरिया भी है, डेंगू भी है, चिकनगुनिया है। ये तो सब जांच का विषय होता है। जांच के बाद ही पता लगेगा किस तरह का बुखार है। ये जांच कराई जा रही है। दूसरा ये है कि हमारे पास जो है वायरल फीवर के 40 बेड हैं। 40 में से 38 बेड हमारे फुल हो चुके हैं। 2 बेड हमारे जो स्पेशली इस डेंगू के लिए रखा था, 2 खाली हैं। उसके बाद हमने 35 बेड प्राइवेट वार्ड जो है अपना पूरा कंप्लीट करा दिया है। तो हमारे यहाँ बेडों की कोई कमी नहीं है, मच्छरदानी की कमी नहीं है और ऑल आउट की कमी नहीं है। सारी संसाधन हैं, सारी दवाइयाँ हैं। जनता को घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम अपना जो है पूरा इंतजाम किए हुए हैं। ये डेंगू से बहुत बड़े संकट का विषय चल रहा है हमारे गांव में और काफ़ी लोग इस समय तकलीफ हैं और डेंगू के कम से कम 400 से ऊपर बन चुके हैं डेंगू के शिकार। कौन सा गांव है आपका? हमारा ग्राम बड़ारी वैस, पोस्ट मिरेची, जनपद कासगंज। आपका यहाँ कोई एडमिट है? हमारा बेटा एडमिट है और हमारी माँ तो अन्य हॉस्पिटल में थी, पिताजी भी, भाई भी और गांव के कम से कम 9-10 पेशेंट हैं यहाँ जिला अस्पताल जी। और बाकी गांव में हालत कैसी है? गांव में हालत ख़राब है। कितने लोग लगभग डेंगू के शिकार हैं? 400 से ऊपर हो चुके हैं। कम से कम 14-15 हॉस्पिटल होंगे जिनमें अन्य जगह एडमिट भी है। कासगंज जिले में डेंगू को लेकर हालात बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। आलम यह है कि जिला अस्पतालों में बेड लगातार फुल हो चुके हैं। आपको बता दें कासगंज जनपद में तमाम लोग डेंगू और वायरल फीवर से पीड़ित हैं। आलम यह है कि कासगंज के जिला अस्पताल में जो वार्ड है वो पूरी तरह से भरे हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग लगातार मौतों का आंकड़ा छुपा रहा है। प्रतिदिन 1 या 2 लोगों की प्रतिदिन बुखार से या फिर डेंगू से लगातार मौतें हो रही हैं। स्वास्थ्य विभाग लगातार अभी भी लापरवाही बरत रहा है। अगर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही ऐसी ही बनी रही तो आलम बद से बदतर हो जाएगा। तमाम गांव ऐसे हैं जिनमें कई मरीज डेंगू से पीड़ित हैं। तमाम लोगों का इलाज जो है वो अस्पतालों में चल रहा है। बात करें अगर जिला अस्पताल की तो यहाँ पर डेंगू के 38 मरीज भर्ती हैं। अब इससे और ज्यादा मरीजों को भर्ती करने के लिए यहाँ पर जगह नहीं बची है। अब देखने वाली बात यह होगी कि स्वास्थ्य विभाग कब तक अपनी कुंभकर्णी नीति से जागेगा। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए कासगंज से मैं आयुष भारद्वाज।
वहीं अमरोहा का भी कुछ इसी तरीके का हाल है, जहां बुखार और डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जिले में अब तक डेंगू से 17 मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं 3 बच्चों में डेंगू की पुष्टि हुई है। 3 बच्चों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं निजी अस्पतालों में भी मरीजों की भरमार है। डेंगू की मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। बात हरदोई की करते हैं, जहां पर डेंगू और मलेरिया के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। मलेरिया के कुल 488 टेस्ट किए गए, जिसमें 28 मरीजों की पुष्टि हुई। वहीं डेंगू के 93 टेस्ट किए गए, जिनमें से 4 नए मामले सामने आए हैं। लगातार मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में जिला अधिकारी अवनीश कुमार के निर्देश पर डेंगू और मलेरिया के वार्ड बनाए गए हैं। डेंगू और मलेरिया के मरीज अलग अलग वार्डों में शिफ्ट किए जाएंगे। हरदोई में डेंगू और मलेरिया के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी सख्त दिखाई दे रहा है, क्योंकि अलग अलग डेंगू के वार्ड बनाए गए हैं, जिसमें डेंगू के मरीज शिफ्ट किए जाएंगे। हरदोई के जिला अधिकारी अविनाश कुमार लगातार प्रयास कर रहे हैं और दवाओं का छिड़काव भी करा रहे हैं। डेंगू को लेकर काफी प्रयासरत स्वास्थ्य विभाग और डीएम दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में समझा जा सकता है जो मरीज आ रहे हैं उनको अलग वार्डों में शिफ्ट किया जा रहा है। हरदोई से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए आशीष सिंह। तो यूपी के कई जिलों में फैला डेंगू समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। मेरठ में डेंगू के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पश्चिमी यूपी के मेरठ में डेंगू ने पांव पसारना शुरू कर दिया है और यहां कई लोगों को बीमार कर दिया है। मेरठ के अस्पतालों में अभी भी डेंगू से पीड़ित 45 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं, जिनमें से 19 मरीज हाल ही में डेंगू की चपेट में आए हैं। इसके अलावा यहां अब तक 162 लोग स्वस्थ होकर घर चले गए हैं। वहीं डेंगू से पीड़ित करीब 92 मरीज घर पर रहकर ही इलाज करा रहे हैं। घर के अंदर जो मरीज हैं उन्हें हल्के बुखार की भी खबर है। आगे बढ़ते हैं खबर नोएडा से, जहां पर डीएम सुहास एलवाई को सम्मानित किया गया है। सेंट्रल आईएएस एसोसिएशन ने सुहास एलवाई को सम्मानित किया। सुहास एलवाई ने पैरालंपिक में जीता था रजत पदक। सेंट्रल आईएएस एसोसिएशन ने प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया है। तो सुहास एलवाई को सम्मानित किया गया है। सेंट्रल आईएएस एसोसिएशन ने प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, दरअसल डीएम सुहास एलवाई पैरालंपिक में रजत पदक जीत कर आए हैं। उसके बाद देश भर में उन्हें सम्मानित किया जा रहा है अलग अलग जगहों पर, और अब सेंट्रल आईएएस एसोसिएशन ने भी सुहास एलवाई को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया है। आगे बढ़ते हैं। हमीरपुर में मनचले युवक की युवती ने जमकर चप्पलों से पिटाई कर दी है। आरोप है कि मनचला युवती का वीडियो बना रहा था। युवती के शोर मचाने पर मोहल्ले वालों ने युवक को दबोच लिया और फिर जमकर पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो हमीरपुर की ये तस्वीर है, जहां पर एक युवती एक मनचले को पीट रही है। दरअसल कहा यह जा रहा है कि ये बिना परमिशन के वीडियो बना रहा था। और इस बीच बुलंदशहर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मामूली विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला किया गया। मारपीट में 4 लोग जख्मी हो गए। एक की हालत काफी गंभीर है। पुलिस ने 2 आरोपियों को फिलहाल हिरासत में ले लिया है। नरसैना थाना क्षेत्र के बसी बांगर गांव की यह घटना है। और इसी के साथ ही नेशनल न्यूज में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।